Once again to Sports Flow Cricket World Cup Special। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त लॉर्ड्स में मैच जारी है, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 316 रन का हदफ दिया है। बांग्लादेशी टीम इस वक्त 316 रन के हदफ के ताक़ुब में। पाकिस्तान की जानिब से ऑलरेडी मिस फील्डिंग देखी गई है और हारिस सोहेल ने एक आसान कैच फर्स्ट स्लिप में ड्रॉप किया है। मोहम्मद आमिर की ये 17वीं विकेट हो सकती थी, लेकिन बहुत ही सिंपल कैच हारिस सोहेल से ड्रॉप हुआ स्लिप में। उसके बाद पिछले ही ओवर में सरफराज अहमद से भी थोड़ी सी आगे बॉल गिरी, तो फिलहाल लक बांग्लादेशी टीम का साथ दे रही है और काफ़ी मोहतात अंदाज में वो इस वक्त बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, यूसुफ भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में अब कौन से प्लेयर को रुकना चाहिए, कौन से प्लेयर को हमें सलाम कहना चाहिए, कुछ प्लेयरों को मुस्तकिल तौर पर हमें थैंक यू कहना चाहिए और कुछ प्लेयर्स को हमें कहना चाहिए कि आप जी डोमेस्टिक खेलें, अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, अपनी टेक्निकल एबिलिटीज़ को बढ़ाएं और फिर वापस टीम में आएँ। तो सबसे पहले तो एक करके मेरे ख्याल से डिस्कस कर लेते हैं। या थोड़ा सा नाराज़ थे कि हम सिर्फ हफीज़ की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम दीगर प्लेयर्स की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है, हफीज़ सीनियर है इसलिए पहले उनकी बात कर रहे हैं। कि मैं आपसे नाराज़ हूं दानिश? नहीं, अरे सर नाराज़ तो वैसे भी नहीं है, हो भी नहीं सकते। भट्टी साहब वैसे हमारे साथ हैं अब। या आपको सवाल करना चाह रहे थे उनसे, हमने लाइन अप कर लिया। साहब अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे तो एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था। जी पूछे। आप बता रहे थे कि सरफराज के बारे में जो खदशात थे, जो इबाहम थे, वो दूर हो गए हैं। वो बाजू पर पट्टी बांधकर विकेट करने के लिए ग्राउंड में उतरे हैं, क़यादत करने के लिए। ये लॉर्ड्स का वो तारीखी ग्राउंड है जहां पर मोहम्मद यूसुफ का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, मोहसिन हसन खान साहब का पोस्टर लगा हुआ है, क्योंकि इस मैदान पर उन्होंने डबल सेंचुरी की है। पोस्टर नहीं लिखा हुआ है, नाम नहीं, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है एक पोल के ऊपर, जो जहां पर भट्टी साहब इस वक्त बैठे हुए हैं कैप्सूल नुमा मीडिया बॉक्स के नीचे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था भट्टी साहब, जो इस वक्त हालात और वाक़यात चल रहे हैं, जो इस वक्त मामलात हैं, कहा यह जा रहा है कि मिकी आर्थर पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो ईमेल के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी रिपोर्ट फराहम करेंगे। आपको लगता है कि लॉर्ड्स के मैदान पर पाकिस्तान की क़यादत करना एक बहुत बड़ा एजाज़ है? आपको लगता है कि सरफराज अहमद आखिरी बार पाकिस्तान की क़यादत करने के लिए मैदान में उतरे, या कयास आराई है, क़ब्ल वक्त है ये कहना? नहीं सॉरी, ये बिल्कुल जो आखिर में आपने लफ्ज कहा तो आवाज ड्रॉप हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि लॉर्ड्स पर पाकिस्तान की कप्तानी करना बड़ी बात है। आपको लगता है कि सरफराज अहमद आखिरी बार पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में कप्तानी करने के लिए मैदान में उतरे, या ये बहुत कबल वक्त होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में हर चीज मुमकिन है, लेकिन इस वक्त तक तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी के बारे में देना काफी मुश्किल काम है। हफीज की जिस तरह बात हो रही थी, तो मैं हफीज के बारे में भी बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर वो जाना चाहते हैं तो बाइज्जत तरीके से, सिक्कू भाई की जो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी कि बाइज्जत तरीके से अगर जाना चाहें, ज़ाहिर 38 साल उम्र होगी, जा सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि देखें, अब पाकिस्तान इस वक्त वनडे क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान को सितंबर के आखिर में 2 टेस्ट खेलने श्रीलंका के खिलाफ। अब 2019 में मेरे ख्याल में सिर्फ 3 वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम को खेलने, तो ये कहना तो कबल वक्त है कि आखिरी बार कप्तानी कर रहे हैं। चूंकि वो तीनों फॉर्मेट्स में करते हैं, तो किस फॉर्मेट में पीसीबी रखता है, किसमें उनको नहीं रखता, दरअसल ये सारी बातें उस वक्त तय होंगी जब नई टीम मैनेजमेंट आएगी, नई सिलेक्शन कमेटी आएगी। भट्टी साहब, अभी आपने बताया ना कि शोएब मलिक के बारे में फैसला हो चुका है कि वो अब T20 में भी सिलेक्ट नहीं होंगे, तो मैं यही पूछ रहा था जराए क्या कह रहे हैं? क्या सरफराज के बारे में भी जराए यही कह रहे हैं? देखिए, शोएब मलिक का भी वही मसला है जो मोहम्मद हफीज का है कि वो भी 37 साल से भी ज्यादा, गालिबन 37 साल 153 दिन उनकी उम्र हो गई है। ये पाकिस्तानी एज है ना भट्टी साहब? जी ये पाकिस्तानी एज है। क्या मतलब सिकंदर बख्श साहब, क्या दूसरी भी एज होती है? नहीं, मकसद है हमारे नहीं, जैसे वही जो अभी एज का मसला हो गया था एक पाकिस्तानी क्रिकेटर की, 5-6 साल का मसला आ गया था कुल मिलाकर। हाँ, जब किताब लिखी तो उन्होंने बता दी अपनी असल एज। नहीं, वो भी गलत थी। वो भी गलत है। हाँ, उसमें भी 5-6 महीने का फर्क था। यानी कि वो 20 साल झूठ बोलते रहे। यही से जवाब मांग रहे हैं। हम आपसे दीगर प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, बट हम 6:30 बजे के करीब हम 6:30 के करीब ये बात भी कर रहे थे यूसुफ के। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्लेयर आए, यूनुस खान ऑफ कोर्स बहुत बड़े प्लेयर थे। जी भट्टी साहब, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, हम आपकी तरफ आते हैं। विल कम बैक टू यू। आप हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज़, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? तो आप 35 साल के थे जब आपको क्रिकेट से खैर बात कहना पड़ गया, जो भी अवामिल थे। आपने भी बड़े रन बनाए टेस्ट में, तकरीबन 9200 के करीब आपके रन है। वनडे में भी आपके 7000 से ज़्यादा, इनफैक्ट इट्स द अदर वे राउंड। टेस्ट में आपके 7200 के करीब रन है और वनडे में आपके 9200 के करीब रन है। माई पॉइंट बीइंग
कि बहुत से हमने बड़े बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान में देखे हैं, किसी को चॉइस दी गई, किसी को चॉइस नहीं दी गई। जो वेल कनेक्टेड था उसकी बात यहाँ तक आ गई कि इसको तो फेयरवेल भी देना चाहिए, और जो कनेक्टेड नहीं था उस बेचारे को परफॉर्मेंस होने की बिना बावजूद, बेस्ट प्लेयर आईसीसी का होने के बावजूद उसको साइडलाइन कर दिया जाता है और उससे पूछा भी नहीं जाता कि जी आप ठीक हैं या नहीं है। देखिए, आपने खुद ही सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि मेरे लिए तो यैया भाई नहीं बोलेंगे या कोई और नहीं बोलेगा, मुझे नहीं। मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने एक मेरी बात सुन रहे हैं, आपने 25 सेंचुरियां स्कोर की हैं, 288 एक रोजा मैच खेले हैं। आपकी बात आप मानी नहीं जाएगी, अब मैं खुद बताऊंगा। देखिए, मैं पाकिस्तान का वाहिद प्लेयर हूँ जिसने आईसीसी का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर लिया हुआ है। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास, और 9,720 मेरे वनडे में है। ये वाहिद प्लेयर होता है मैं जो पाकिस्तान की तरफ दोनों क्रिकेट में 10,000 रन करता है। और पाकिस्तान में 5 ऐसे क्रिकेटर आए हैं 1952 से जब से क्रिकेट हुई है जो टेस्ट और वनडे दोनों में इवन खेले हैं। जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, सईद अनवर, इंजमाम उल हक और मैं। और ये चीज आप यूनुस के लिए भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी टेस्ट में भले एवरेज 52 की हो, लेकिन वनडे में उनकी एवरेज 31 की थी। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। मुझे 35 साल की उम्र में कहना पड़ा कि यार रीजन बनी है, ये सारी इनको भी पता है और बाकी अवाम को, क्योंकि ये पता नहीं चलने देते। तो अब मैं क्या बात करूं, मेरा अपना मुल्क है, अपने मुल्क का नाम बदनाम होता है, इसलिए मैं बोलता नहीं। लेकिन जो बात है ये सबके लिए करनी चाहिए। जैसे अब्दुल रज़ाक बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन कैसे ये 2007 के T20 में बाहर कर सकते हैं इसको? आपने कभी जवाब लिया किसी से पूछा कि अब्दुल रज़ाक की जगह कौन गया था? फवाद आलम गया है अब्दुल रज़ाक की जगह। यासिर अरफात गए थे, फवाद आलम गया है, वो कैसे जा सकता है? आप मुझे बताएं। यासिर अरफात तो सही गया है, वो तो T20 परफॉर्मेंस देखे उसकी हाथ। जी या आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे जब यूसुफ भाई इज़हार ख्याल कर रहे थे तो। नहीं, मैं यूसुफ भाई को यही कह रहा था कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख लिखी जाएगी तो यूसुफ भाई बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट रहेंगे। इसमें यूसुफ भाई को अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। इनकी भाई हमारे लिए तो कोई भी टीवी पे नहीं बात करता, तो हमें खुद ही बोलना। यूसुफ भाई ये आपकी, मैं कहूँगा कि गलत फहमी है, ये आपका भोलापन है कि आपको लगता है कि आपके बारे में कोई बात नहीं करता। आपके बारे में किसी को बात करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप पाकिस्तान के टॉप बैट्समैनों में शुमार होते हैं। आपने सर विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है 2006 में, और आप पाकिस्तान का फखर है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है ना। अगर आप ये बात करते हैं कि जी आपको लोग प्रेज नहीं करते, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन प्रेज करने की कोई ज़रूरत है नहीं। 25 सेंचुरी आपकी वनडे क्रिकेट में है, आपने पाकिस्तान के लिए वनडे और सॉरी टेस्ट क्रिकेट में आपकी सेंचुरियां हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान रहे। अब सियासत जो आपके साथ हुई है, जो लोगों ने आपके साथ हाथ किया, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान से टेस्ट और वनडे दोनों तरह के क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन कर सकते थे। अपने ही लोगों ने आपकी टांगे खींची ना। ये अगर पड़ोसी मुल्क होता, सचिन तेंदुलकर को उन्होंने प्लेट में रख के 200 टेस्ट मैच खिलाए, लेकिन हमारे पास भाई रिकॉर्ड बन रहा है तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बन रहा है ना। मोहम्मद यूसुफ थोड़ी अपने घर पे लेके जाएगा। यूनुस खान ने तो 2017 में बनाया था, शायद मोहम्मद यूसुफ 2012 में। अगर आपकी इजाजत हो तो हम यूसुफ भाई और इनफैक्ट सिकू और रज़ाक को भी इसी डिस्कशन पे ऑन बोर्ड ले लेते हैं। सिकू भाई, ये जितने भी मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे यूसुफ भाई के साथ जो भी हुआ या यूनुस खान के जो भी मसले मसाइल रहे और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, या इस वक्त जो मौजूदा हमारे क्रिकेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें तभी सही हो सकती है जब पीछे से जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनको खिलाने वाले हैं, इनको संभालने वाले हैं, वो सही हों। असल मसला तो वहाँ पर है ना। देखिए, क्रिकेट बोर्ड, ये सारा खेल क्रिकेट बोर्ड का होता है। उस वक्त जो भी कह लें चेयरमैन मौजूद होता है, वो उसको किस तरह डील कर रहा है। और यूनुस की जैसे बात है, अब यूनुस जो है, मैं समझता हूँ इज़ द बेस्ट पर्सन जो अंडर 19 को, मेरे हिसाब से अंडर 19 उसको दे देनी चाहिए। हमने ये बात की थी। बिल्कुल, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। पाकिस्तान टीम की कोचिंग मिलनी चाहिए। नहीं, मैं अंडर 19 इसलिए कहता हूँ कि अंडर 19 असल वो बच्चे होते हैं जिनको कोचिंग की ज़रूरत होती है। मगर अब यूनुस खान से डर लगता है। वो एक दफ़ा मैच छोड़ के कराची आ गए, और मतलब ये टेम्परामेंट बड़ा खतरनाक होता है। कब की बात है ये पता नहीं 2-1 साल पहले की। इतना मैं आपके जैसा बादाम तो खाता नहीं हूँ कि मेरे हर चीज़ याद है। आप और मिर्जा इकबाल बेग हर चीज़ याद करके रख लेते हैं। नहीं, आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि टेस्ट मैच छोड़कर क्यों आ गए कराची। तो मैं ये भी बता दूं आपको, टेस्ट मैच नहीं था शायद, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच था, लोकल वनडे टूर्नामेंट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई मैच था या वनडे टूर्नामेंट था। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कप्तान बनाया ना, ये भी बता दूं फिर मैं आपको। ये आप बात कर रहे हैं शहरियार खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। भाई मेरी बात तो सुन लो। नहीं, आप बता रहे हैं तो मैं आपको लोगों को मैं बता दूं ना हुआ क्या।
बात दरअसल ये या वैसे बाय द वे काफी क्लियरली ब्लाइंड सपोर्ट आपका इस वक्त नजर आ रहा है, व्हिच काइंड ऑफ आई डोंट नो इट्स यार देखो मैं दानिश थोड़ा सा न्यूट्रल सर चलना चाहिए। बिल्कुल लोगों को पता है सर ये बात है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल। दानिश मैं यूनुस खान की बहुत इज्जत करता हूं, मैं भी, हम भी करते हैं सर, हमारे यूनुस खान जब हम सफर पे थे 2003 वाले वर्ल्ड कप वगैरह में, हम बहुत एक साथ फिल्में देखने जाते थे। सच अ गुड पर्सन, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन। मैं और मतलब ट्रांसपोर्टर जैसे हमने देखी थी जाके साथ, और एक दो और फिल्में हम लोग हमारा और कोई एक्टिविटीज होती नहीं थी, हम क्लब जाते नहीं थे, तो हम फिल्में देखने चले गए, खाना खाने चले गए, आइसक्रीम खाने चले गए। तो यूनुस खान के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है। मगर मैं तो सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, जब मैंने कभी क्रिकेट बोर्ड से पूछा कि भाई ये लड़का इतना अच्छा है, आप इसको अंडर 19 क्यों नहीं दे देते, उन्होंने कहा ऐसे टेम्परामेंट से डर लगता है कि ये एकदम से बिदक जाता है, तो गुस्से वाला बंदा है। और देखें वो भी खरा आदमी है, वो कभी गलत बात नहीं सुनेगा, वो इतना खरा आदमी है। और आज तक आप देखें कभी वो लाइमलाइट में आते नहीं है, छुपे हुए रहते हैं कोने कोने में, उनको बिल्कुल शौक नहीं होता आने का, काम से काम रखते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा उनका टेम्परामेंट का इशू है, जिसकी वजह से शायद क्रिकेट बोर्ड उनसे थोड़ा डरता है। अरे क्रिकेट बोर्ड में हर एक को पता नहीं होता। अब ये जब वसीम खान साहब आए हैं या ये एहसान मानी साहब, इनको पता होगा? कुछ भी नहीं पता होगा। इनको ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग देने वाले कौन है? जो 20-20 साल से वहां बैठे हुए, तो उनको ये डर होता है कि ये बंदे अच्छे वाले आ गए, हमारी नौकरियां गई। तो वो उनकी ब्रीफिंग जो होती है वो अपने हिसाब से देते हैं कि किसकी कहा। वो कभी रज़ाक को आने नहीं देंगे, कभी वो यूसुफ को क्यों नहीं आने देते। क्रिकेट एकेडमी में अगर मोस्ट करेक्ट बैट्समैन टेक्निकली अगर यूसुफ है, तो उसको होना चाहिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। व्हाई नॉट हिम भाई? इसलिए कि अगर वो आ गए तो वो जो बैठे हुए उनकी दुकान कैसे चमकेगी? तो ये सारे इश्यूज होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस को लेकर काफी बातें की जा रही हैं कि हो भाई वर्ल्ड कप से बाद टीम वापस आएगी तो बहुत उखाड़ पिछाड़ होगी, हम सिलेक्शन कमेटी को भी चेंज कर देंगे, कोच को भी चेंज कर देंगे, कप्तान भी चेंज हो जाएगा, टीम में प्लेयर्स भी चेंज जाएंगे। आपके नज़दीक, आप सब लोगों के नज़दीक क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। भट्टी साहब को जरा ऑन बोर्ड ले लेते हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इंग्लैंड में मौजूद रहा, सारे सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद रहे, टीम से भी इंटरेक्शन करते रहे। आप तक क्या खबरें पहुंची हैं, किस लेवल की चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिकी आर्थर यहाँ नहीं आ रहे, वो ईमेल के जरिए पूरी रिपोर्ट भेज देंगे। पीसीबी ही शायद खुश हो सकता है इस बात से, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। 14 तारीख को यहाँ वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है लॉर्ड्स में, और फाइनल के बाद आईसीसी की एनुअल मीटिंग है जो गालिबन 20 तारीख तक चलेगी। तो 21 तारीख को जो इत्तलात हैं कि एहसान मानी और वसीम खान वापस लाहौर पहुंचेंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सारा जो मलबा है ये क्रिकेट कमेटी के ऊपर डाल दिया है, जिनसे आज तक बात ही नहीं हुई। खुद क्रिकेट कमेटी वाले कहते हैं हमसे 6 महीने से कोई बात ही नहीं की। नहीं, वो क्रिकेट कमेटी देखिए, मोहसिन हसन खान तो हट गए, अब वसीम खान खुद उसके चेयरमैन हैं और वसीम अकरम और मिसबाउल हक उसके मेंबर्स हैं। वसीम अकरम वर्ल्ड कप के बाद जा रहे हैं कैनेडियन लीग के लिए कनाडा, उसके बाद उन्होंने यूरोप जाना है, वहाँ यूरोपीय लीग कोई हो रही है। तो वसीम अकरम तो शायद अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि अगर उनको इमरजेंसी में कॉल किया जाए तो 1 दिन के लिए आए। ये भी हो सकता है कि टेलीफोनिक मीटिंग हो, उनको स्काइप पे ले लिया जाए। तो ये क्रिकेट कमेटी जो अपनी रिकमेंडेशंस देगी, उन रिकमेंडेशंस पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा। ये भी रिकमेंडेशंस दे सकती है क्रिकेट कमेटी कि मिकी आर्थर को कंटिन्यू करें, ये भी दे सकती है कि मिकी आर्थर को तब्दील करें। लेकिन गेंद क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त क्रिकेट कमेटी के कोर्ट में डाल दी है। उन्होंने कहा है कि जब अगस्त में उनकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट पर फिर आगे फैसले किए जाएंगे। ठीक, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया फिल वक्त आपका। हम थ्रू आउट द डे आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। राइट जेंटलमैन, एक एक करके जरा पोस्टमार्टम हो जाए, मेरे ख्याल से ये टाइम आ गया है। जी दानिश, वो अभी तो भट्टी साहब चले गए, या मुझे मेरी तस्दीक कर सकता है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कि जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि जो क्रिकेट कमेटी है वो एक रिपोर्ट लिख के देगी। जी जी, यही कह रहे थे भट्टी साहब। ठीक है, और फिर वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी? पीसीबी के पास नहीं, पीसीबी के किन लोगों के पास जाएगी? उस कमेटी का नाम भी पूछ लें आप याया से, बताएं याया। नहीं, क्रिकेट कमेटी उसको देखेगी। नहीं, उसके बाद वो जाएगी जाकिर खान, हारून रशीद और एक और किसी का नाम, जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के हाथ हैं, वो क्या करेंगे? मतलब उनके पास जाएगी, वो रेकमेंड करेंगे चेयरमैन को। ये आप उठा के अखबार में उसकी वो देख लें, जो उनके जो स्टेटमेंट या क्या कहते हैं उसको, प्रेस रिलीज। सॉरी, आप सवाल करने जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी चीज इसमें ऐड कर दूं। वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम क्रिकेट का,
कोई दो राय नहीं। उनके साथ मिसबाउल हक मौजूद हैं, उनके साथ उरूज मुमताज मौजूद हैं, जिनको आपने पहले से अकोमोडेट किया है खवातीन की सिलेक्शन कमेटी को देखकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ दिन पहले जब 2016 में शाहिद आफरीदी इंडिया में टीम लेकर गए थे, पाकिस्तान टीम आईसीसी वर्ल्ड टी20 में बुरी तरीके से हारी थी, उसके बाद एक कमेटी बनी थी तहकीकात करने के लिए और वसीम अकरम साहब ने उंगली उठाई थी इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सरबराह शकील शेख के ऊपर कि यार इस क्रिकेट कमेटी के सरबराह को एक नॉन क्रिकेटर को कैसे बना दिया गया। तो अब छोटा सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा चुभने वाला सवाल है। वसीम अकरम ने टेस्ट क्रिकेट में 414 विकेटें ली हैं, वनडे क्रिकेट में 502 रिकॉर्ड विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। अब वो एक ऐसे बंदे के अंडर में काम करेंगे जिसने पाकिस्तान के लिए कभी टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेली, वनडे क्रिकेट ही नहीं खेली। वसीम अकरम साहब से भले से आप राय ले लें, फैसले करेंगे वसीम खान। जैसे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उतरे हैं पैराशूट के साथ, इसी तरह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप पैराशूट के जरिए लोगों को उतारेंगे। ठीक है भाई, हम तो एक मासूम सी बात करते हैं, फैसले जो भी करे, चाहे उसने क्रिकेट खेली हो ना खेली हो, पाकिस्तान की बेहतरी नजर आनी चाहिए, मेरिट पर डिसीजन होने चाहिए, मेरिट पर सिलेक्शन होनी चाहिए। वो लड़के जो डोमेस्टिक में बेचारे परफॉर्म कर करके थक गए हैं, आधे से ज्यादा क्रिकेट छोड़ चुके हैं, कुछ लोग प्रेशर की वजह से छोड़ देते हैं, कुछ लोग सोर्सेज की वजह से क्रिकेट छोड़ देते हैं, उनको मौके मिलने चाहिए। परफॉर्म कर करके बुढ़े हो गए यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। रिकमेंडेशंस क्रिकेट कमेटी जो भी देगी, जो भी कमेटी उसको देखेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी करेगा, आप लोग हमारा जो पैनल है यहाँ पर एक एक करके प्लीज अपनी रिकमेंडेशन दे दें कि किन चीजों की हमें जरूरत है, किस किस को निकालने की जरूरत है, किस किस को डोमेस्टिक सर्किट में भेजने की जरूरत है और किस किस को आप रिटेन करने की जरूरत है। भले लंबा हो जाए आपका जवाब। रजाक भाई आपसे शुरू करते हैं, यूसुफ भाई आपके पास, रजाक भाई के पास आऊंगा। जी रजाक भाई, आपको क्या लगता है किसकी टीम में जगह रहनी चाहिए और किसको फारिग कर दिया चाहिए, कोचेस से लेके, सिलेक्शन कमेटी से लेके, कप्तान से लेके प्लेयर्स तक? देखिए दानिश भाई, टाइम आ गया कि आप हर चीज़ का रिज़ल्ट लें, कोई भी हो, चाहे मैनेजमेंट में हो या टीम में हो। तो मेरिट ये होना चाहिए कि जिसमें क्रिकेट की और पाकिस्तान टीम की बेहतरी। अगर सर बात सुने ना जी, आपसे रिकमेंडेशन मांग रहा हूँ। मिकी आर्थर को, चलो एक एक करके पूछ लूँ, मिकी आर्थर को कंटिन्यू करना चाहिए? मिकी आर्थर को 4 साल पहले ही निकाल देना चाहिए। ठीक है, निकाल रहे हैं। आ गया जवाब। इंजमाम को कंटिन्यू करना चाहिए एज चीफ सिलेक्टर? देखे ये हाँ नहीं सर, हाँ नहीं, देखें ओवरऑल रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट में आपने देखा है उन्होंने जो सिलेक्शन की है उसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कप्तान को रहना चाहिए? कप्तान को रहना चाहिए। ठीक है, प्लेयर में और कौन कौन से, टीम में और कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको आपको लगता है डोमेस्टिक में भेजना चाहिए और जिनको आपको लगता है खैर बात कह देना चाहिए? देखिए आप हर प्लेयर की परफॉर्मेंस है, बैट्समैनों में देखें अभी जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, डेफिनेटली उनको फिर वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आप मतलब फिलहाल स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि कौन से प्लेयर्स को रहना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को नहीं रहना चाहिए। बाकियों को मैं ज़रा फोर्स करूंगा कि वो स्पेसिफाई करें, बिकॉज ज़रूरी है जी इस बारे में बात करना, पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि किसको वापस डोमेस्टिक में जाकर मेहनत करने की ज़रूरत है और किसको आप टीम में इस वक्त रिटेन कर सकते हैं। शायद एक दो नाम ही आपके पास पीछे बचेंगे जिनको आप रिटेन कर सकते हैं। यूसुफ भाई, आपकी नज़र में प्लीज़ एक एक करके ना पूछवाइएगा मुझसे, एक साथ बता दें ऊपर से लेकर नीचे तक। आगे चल के ये भी बात करेंगे कि कौन रिप्लेस कर सकता है, कौन नया कोच हो सकता है, कौन नया कप्तान हो सकता है, कौन नया चीफ सिलेक्टर हो सकता है, इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल कौन कौन तब्दील होना चाहिए? देखिए ये जो कोचिंग स्टाफ है इनको 3-4 साल हो गए हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी या बुरी अगर जीत भी जाते तो मेरी राय ये थी कि इनको चेंज कर लें, क्योंकि नया ज़हन आए, नए आइडियाज़ आए, नई चीज़ें सामने, ये भी ज़रूरी होता है, इनको चेंज कर लेना चाहिए। कोई इसमें वो नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा कि इस परफॉर्मेंस की वजह से अगर जीत भी जाते तो मेरी राय यही होती, क्योंकि 3-4 साल इन्होंने गुजार लिए हैं, कोई नए लोग आए। कप्तान रह सकता है और रखना चाहिए अगर अपनी फिटनेस बेहतर करे, परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर करे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको निकाल दें, क्योंकि जो उसकी वजह आ रही है, उसकी परफॉर्मेंस जो नीचे गई है, उसकी फिटनेस है, एबिलिटी है, उसमें बैटिंग कर सकता है, कीपिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन उसने फिटनेस पे काम नहीं किया जिसकी वजह से उसको पे करना पड़ रहा है। दूसरे आप बैट्समैनों पे आ जाएं, ओपनर से फ़खर जमान को सीधा भेजें एकेडमी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अगर उसकी ये टेक्निक सही नहीं होती तो चाहे फर्स्ट क्लास में 2000 रन कर दे, उसके वापस टीम में नहीं लेना चाहिए। इमाम है, इमाम को गैप्स में खेलने की आदत डालनी पड़ेगी, मिडल करता है, बेहतर टेक्निक है। और दूसरी चीज़ उसको बाउंसर पे काम करना पड़ेगा, जैसे बॉल इधर आता है वो थोड़ा सा हिल जाता है, घबरा जाता है। ये दो चीज़ें उसको सही करनी पड़ेंगी। बट आप इमाम को रिटेन करेंगे टीम? उसको रिटेन करना चाहिए और उसको लेके मेहनत करनी पड़ेगी इन दो चीज़ों पे, एक बाउंसर पे और गैप में खेलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अच्छी पेस पर उसको अपने गैप बनाने पड़ेंगे, ताकि अगर पुश भी करे तो गैप में, जैसे सईद भाई खेलते थे, अच्छी से अच्छी बॉलिंग लगी होती थी, मुश्किल सिचुएशन होती थी, लेकिन अगर मिडल हो रहा है, जब तक वो विकेट पे रहते थे दूसरी टीम परेशान रहती थी, उनके रन्स नहीं रुकते थे, स्ट्राइक रोटेट भी करते थे, बाउंड्रीज भी लेते थे।
तो इस तरह का आप बन सकते हैं, वो भी इंसान है, आप भी इंसान, आप कोशिश करें, नई कोशिश होगी, कोशिश तो करें ना, करना ना करना ये बात की। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल से बाबर आजम है, बहुत जबरदस्त छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी नहीं छेड़ सकते, एक्सीलेंट। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को चेंज करना है और अगर क्रिकेट बोर्ड का या कमेटी का ज़हन है कैप्टन चेंज करने का, तो बाबर आजम 200% डिज़र्व करता है कैप्टनसी का, इसलिए कि वो प्रॉपर प्लेयर है। 15 लोग टीम में हो तो सबसे पहले उसका नाम आएगा कि ये टीम में होना चाहिए, उसको तो सिखाना है, उसको हमने पास्ट में ये गलतियां की हैं, 2007 में और 2011 के बाद हमने ऐसे कप्तान लिए हैं जिनकी अपनी टीम में जगह नहीं बन रही थी, तो ये गलती थी उस वक्त हमारी। अब हमें ये ठीक करना चाहिए। भाई एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी, छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके अलावा 13 लड़के रहते हैं, इसके अलावा अभी तो हमने 3 का ही आपसे पूछा है। सिकू भाई अगर इस बारे में बात हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आता है क्यों हफीज इस वक्त 5वां ओवर कर रहे हैं? यार मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि वहाब की समर्श की दवाई, मैं तो कह के थक गया भाई, उसको नया बॉल करा लो, अगर वो 90 की स्पेस है उसकी तो हम देख तो लें। क्यों आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त या तो वो लेफ्ट हैंडर की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि तमीम इकबाल, तमीम तो सर न्यूबी तो नहीं है और उससे हफीज को बहुत खेला हुआ है, पीएसएल में खेल रहा है ना, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं जी, तो इसलिए शायद वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर को वो ज़्यादा अच्छी गेंद करता है, इसलिए शायद उससे वो गेंद नहीं करा रहे शायद आपसे, और उससे करा के देख लें। मतलब है कि मेरे हिसाब से तो देखें आपके पास जो भी बॉलर्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज शुरू में करके देख लेना चाहिए कि किसका रिदम आ रहा है। ये कप्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि देखें हर प्लेयर का रिदम हर रोज नहीं आया हुआ होता, थोड़ा सा फर्क आता है, किसी दिन किसी का रिदम आ रहा होता है जो अच्छे कप्तान और सिकू भाई आप तो रिदम की बात कर रहे हैं कि बॉलर्स का रिदम नहीं आ रहा, उधर बांग्लादेशी प्लेयर्स बड़े रिदम में है, शकीब इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और आप हफीज की वजह से उनको पूरा मौका दे रहे हैं कि वो अच्छी तरह से सेटल डाउन हो जाए। वो ऐसा प्लेयर है जो इस टूर्नामेंट में एक दफा सेट हो जाता है तो अपनी टीम को जिताकर वापस पवेलियन जाता है, वो आउट होकर नहीं जाता। जो भी है मैं इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार मुझे पिछले हर मैच में कह रहा हूं कि वहाब से थोड़ा पहले आके बॉल करवा लेना चाहिए जब गेंद और भी ज़्यादा, वैसे तो दोनों तरफ से 25 ओवर से ज़्यादा पुराना नहीं होगा गेंद, मगर फिर भी 4-5 ओवर जब होते हैं नए गेंद के उस वक्त आके एक गोली स्पेल तो करवाएं। पता नहीं इन लोगों की थ्योरीज क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आती। बिल्कुल ठीक है, चलें स्ट्रैटेजी के बारे में हम आगे चल के बात करते रहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी सीधे सवाल कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, किसको रहना चाहिए वर्ल्ड कप के बाद, किसको नहीं रहना चाहिए। अगेन ये इनकी राय है, आपकी राय, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राय मुख्तलिफ हो सकती है। इसका जवाब ये अभी दूं मैं आपको, आ जाता हूँ आपके पास। बस यूसुफ भाई से बकिया प्लेयर्स के बारे में पूछ लूँ, थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे हम, फिक्र ना करें, ठीक है? ठीक है यूसुफ भाई, हम पहले 3 के बारे में बात कर चुके थे, नंबर 4 पे है जी हारिस सोहेल, रहना चाहिए जी, रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। हफीज 9, मतलब थैंक यू बोलते हैं हम उनको या क्या करें? उनको भी सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा पर्सनली खुद भी सोच लेना चाहिए, और उनको नहीं सोचते वो तो आपको थैंक यू कह देना चाहिए, इनको कह देना चाहिए, मेरा ख्याल आगे जाना चाहिए। शोएब मलिक तो वैसे ही थैंक यू कह रहे हैं आपको, बात करने का फायदा। सरफराज के बारे में आप कह चुके हैं कि उनको रिटेन किया जा सकता है, फिटनेस ठीक कर ले तो शर्त रखी जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स पर शर्त भी रखी जा सकती है कि आप इस मसले को हल कर ले तो आप फिर वापस आके खेल सकते हैं। बहुत अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि वो देखें वो स्लो लगते हैं, उनसे हिट भी नहीं लग रही, उनसे कीपिंग भी मजे की नहीं हो रही, तो ये सिर्फ फिटनेस की वजह से, ये नहीं कि एबिलिटी नहीं है या वो बैटिंग नहीं कर सकते या कीपिंग नहीं, ठीक है, दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन सिर्फ फिटनेस। राइट, वेरी क्विकली आसिफ अली के साथ क्या किया जाए, उसके साथ जो भी किया जाए, साथ साथ सिलेक्शन कमेटी से भी सवाल किया जाए कि भाई आप क्या सोच रहे थे, क्या सोच के उसको टीम में डाला था जब आपने खिलाना ही नहीं था? तो बिल्कुल आसिफ अली अगर आपकी उसमें नहीं था तो आपको नहीं लेके जाना चाहिए था, कॉन्फिडेंस भी उस लड़के का खराब होगा, आगे चल के वो बेहतर हो सकता है, और अभी मैं समझता हूँ उस पर काम किया जाए तो पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। ठीक है, रिटेन किया जाए ना किया जाए, उसको बोला जाए डोमेस्टिक चला जाए, डोमेस्टिक में भी लेकर रख सकते हैं, साथ भी रख सकते हैं, लेकिन उस पर काम किया जाए साथ साथ। ठीक है, इमाद वसीम ने जो परफॉर्मेंस दी है अभी उसको कंटेन कर सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगर उस जगह आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर मिलता है तो आप उसको लेंगे या इमाद वसीम को रखेंगे? देखिए अगर बहुत अच्छा स्पिनर है तो उसको आप ले सकते हैं जो आपको 2-3 विकेटें मिडल में लेके दे सके। आजकल क्रिकेट जो है जिसने विकेटें ले ली वो टीम जीतेगी, क्योंकि रन्स करना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, शादाब खान वो तो आपका एक वनडे और T20 का बेहतरीन। हसन अली को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसके कोई एक्शन में या जो भी प्रॉब्लम रिस्ट में प्रॉब्लम है, सीकू भाई बेहतर बता सकते हैं, वो वाली वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जो पिछले 1-2 साल पहले उसने दी। एग्जैक्टली व्हाट वी वर सेइंग। वहाँ प्रयास कब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखें वो हर वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या होता है, और ये जो कैप्टन अभी कह रहे थे हमने फ्रैक्चर में भी उसको खिलाना है,
तो पिछले 1-1.5 साल में क्यों नहीं खिलाया, मेरी समझ से बाहर है। क्यों बाहर था, इतना बड़ा प्लेयर है वो, हमारा टीम के लिए इतना अच्छा है, परफॉर्म भी कर रहा था लीग्स में, फिर भी नहीं ले रहे थे। तो ये गलती यहाँ कैप्टन, कोचिंग स्टाफ और सिलेक्शन की है, वो 23 में भी नहीं लिया हुआ था उसको। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं तो फिर तो खेलना चाहिए। आमिर परफॉर्म ऐसे ही करते हैं तो ज़रूर खेलना चाहिए, लेकिन पास में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें इम्प्रूवमेंट लानी होगी। एशियन विकेटों पे भी अपनी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड में तो कंडीशंस साथ देती हैं ऐसे बॉलर के लिए जिसके पास रिस्ट अच्छा लग रहा हो, सीम करने की क्वालिटी हो, तो वहाँ तो वो मुश्किल डाल रहे हैं। लेकिन पिछला कुछ अर्सा एशिया में खेले, उधर उन्हें मुश्किल हुई। वेरी क्विकली, कोच रहेगा या थैंक यू कह दिया जाए? पहले कह दिया है कि अगर जीत भी जाते हैं तो 3-4 साल एक बंदे ने गुजारे हैं, आप किसी नए बंदे। राइट, हम पहले ही सेलेक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। बट सिक्कू भाई, आपसे इंडिविजुअली नहीं पूछूंगा, एक साथ आपने पूरा जवाब देना है, तो प्लीज मुझे बताएं आपकी नजर में कौन रह सकता है, किसको थैंक यू कह दिया जाए, किसको कहा जाए कि मेहनत करके। टीम के तो मैं बात ही नहीं कर रहा, हमें उन लोगों को फारिग करना है जो कि क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस करते हैं पिछले 10-15 साल से, जो पिछले 10-15 साल से लिटरली क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है उन्हीं लोगों से पूछता है, वो या तो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं या वो एडवाइजर्स होते हैं, वो उनसे एडवाइस ली जाती है, या वो क्रिकेट कमेटी में होते हैं। ये लोग, ये एक वसीम अकरम साहब हैं, रमीज राजा हैं, ये वो लोग हैं कि जो कि हर क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस करते हैं। जब भी किसी कोच को लेना होता है वो उनसे पूछा जाता है। आप इनको थोड़ी दिनों के लिए 2-3 साल के लिए अलग रखें, फाइंड न्यू पीपल। अभी भी वो क्रिकेट कमेटी, बस अल्लाह खैर करे, मतलब हर, मैं नहीं कह, मैं उनकी एबिलिटी पे कोई मुझे डाउट नहीं है, वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। दुनिया में ऐसा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स नहीं आए, ऐसे लोग नहीं आए, मैं मानता हूँ, मगर आप हर दफ़ा उन्हीं से आप एडवाइस लेते हैं, उन्हीं की एडवाइस पे आप चलते हैं। और ये भाई, आपको लगता है कि दूसरी चीज़, हमें जब तक हम क्रिकेट के गिर्द उन लोगों को नहीं हटाएंगे जिनके कैरेक्टर्स डाउटफुल रहे हैं, जिन्होंने मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्वमेंट रही है, जिनको सजाएं हो चुकी हैं, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है कि जो मुल्क बेचता है, क्रिकेट बेचता है, उसको क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए हम दूर कर दें। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट नहीं सुधरेगी। आप इन लड़कों को छोड़ दें कि कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, ये बाद में होगी। पहले आप वो तो फैसला करें कि वो क्रिकेट बोर्ड को चलाता कौन है, जो क्रिकेट बोर्ड में एडवाइजेस देता है, जो लोग आकर क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए होते हैं, जिनमें वहाँ पर पिछले 40 साल से शायद जाकिर खान भी हैं, वहाँ पर हारून रशीद भी हैं, वो सारे लोग। ये जो वसीम खान साहब है, उन्हें क्रिकेट का क्या पता? उन्हें लड़कों का पता है किसी का पाकिस्तान में? वो मुझे जानते हैं और रज़ाक को जानते हैं, ये जानते होंगे रज़ाक है, वो यूसुफ को जानते हैं, सिर्फ इतना कि यूसुफ है। इनको एडवाइस कौन करता है, इनके कान कौन भरता है, इनको ब्रीफिंग्स कौन देता है? ये लोग देते हैं। माजरत के साथ ये हैं। मैं इसीलिए तो एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे ये आप कहते हैं मैं क्रिकेट कमेटी में हूँ, मैंने उनसे सवाल कर लिया कि जी आप रिज़ाइन क्यों नहीं करते, अगर आपको 6 महीने से किसी ने पूछा नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं था, नाराज़ हो गए। अब मैंने फिर आपका सामने नाम ले दिया, फिर मेरी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए कि उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। बट सिक्कू भाई, आपने कहा यहाँ मसला एबिलिटी का नहीं है, तो क्या मसला अवेलेबिलिटी का है? बिकॉज देखें वो लोग सब बिजी लोग हैं ना। देखें अगर अभी वो क्या कह रहे थे कि जो इतने बिजी हैं, वो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनके पास शायद घंटा होगा, वो आएंगे पाकिस्तान में जल्दी जल्दी बातें करके निकल जाएंगे। ऐसे नहीं होता। अच्छा, वेरी क्विकली सिक्कू भाई, क्योंकि हमने सवाल एक जगह से शुरू किया था, यूसुफ भाई से तो मैंने पूरा उसका जवाब लिया। कोच आपकी नज़र में कैरी ऑन करता है या नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। पूरा जो कोचिंग स्टाफ है उसको सिर्फ चेंज होना है, सेलेक्टर्स को चेंज होना है, कप्तान हो सकता है एक आधा फॉर्मेट में रह जाए। जब तक वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस नहीं करेगा, ही कैन नॉट बी अ कैप्टन। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो यही मतलब है कि पिछले 3 साल से हमने उनको सपोर्ट किया है, मगर अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, टीम को मैच नहीं जिता सकते, आई एम वेरी सॉरी, यू कैन नॉट बी अ कैप्टन। कि सिर्फ विकेट कीपिंग करके मैं कैप्टन बन जाऊं, नो, यू हैव टू परफॉर्म। आपने टीम को मैच जिताना है, अदरवाइज आई एम वेरी सॉरी। आपको क्रिकेट का मैनेजर एक प्रोफेशनल आदमी रखना पड़ेगा जो कि ब्रिज का काम करे बिटवीन द प्लेयर्स एंड द बोर्ड। मैंने जब भी किसी मैनेजर से बात की, वो कहते हैं मेरा काम ये होता है। ऐसा नहीं होता कि लड़के खुद जाके उनसे बात करें। यू हैव टू रन क्रिकेट प्रोफेशनली। ये बिट्स एंड पीसेस में नहीं होगा। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो कैसे उन्होंने ये क्रिकेट कमेटी में एक्सेप्ट की इस बात को कि जी वो लिख कर देंगे, वो जाएगी उनके सामने, जाकिर खान, हारून रशीद और एक और कोई साहब है उनके पास, वो रेकमेंड करेंगे आगे। यार चले ना, देखते हैं बड़े बड़े नाम, और वो ये इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वाई?
कहते हैं कि ठीक है यार मैं नहीं रहता क्रिकेट कमेटी में, मेरे पास टाइम ही नहीं। अगर मुझसे कोई इस तरह बोले मैं कहूँगा नहीं भाई, आई एम वेरी हैप्पी, मैं जियो पे काम करता हूँ, अपना खुश हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कोई रिपोर्ट लिख के दूँ और वो जाए जाकिर खान के पास, हारून रशीद के पास, वो उठाकर उस पर रिकमेंडेशन देकर आगे बढ़ाएं। हाउ कैन इट पॉसिबल? इतने बड़ा नाम और वो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो जाके, वो इमरान खान के बहुत क्लोज है, ही शुड गो एंड टॉक टू इमरान खान के यार ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरा एक स्टेटस है। अब मोहसिन खान साहब को देख लें, इतने बड़े क्रिकेटर हैं क्या, अब वो क्या कमेटी में सिर्फ रिकमेंडेशन लिख कर देंगे और उनकी रिकमेंडेशन दूसरा पास करके भेजेगा? ये हमारे क्रिकेटर्स को हो क्या गया है? इतने बड़े बड़े नाम है यार, एक डिग्निटी के साथ तो काम करो, कोई अपनी एक डिग्निटी तो दिखाओ कि यार मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, मैं करूँगा तो फुल अथॉरिटी के साथ करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। क्या फ़ायदा मिल रहा है क्रिकेट बोर्ड में रहने का, जिसमें आपकी ना तनख्वाह है ना कुछ है, मगर क्रिकेट कमेटी में आपसे एक चीज़ नहीं पूछी गई। आप क्रिकेट कमेटी में आपसे बोला गया, खुद अपने मुंह से वसीम अकरम साहब ने कहा कि मुझसे 6 महीने में कोई सवाल नहीं हुआ। तो भाई मैंने यही सवाल पूछा था, आप रिज़ाइन क्यों नहीं करते? सीखू भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये मोहसिन भाई ने तो रिजाइन कर दिया, अब तो अरे वो तो किसी चीज की वजह से किया ना, याया को भी पता है कि उनको कोई अगली चीज कोई दी जा रही है, इसका मतलब वही इस क्रिकेट बोर्ड के साथ या आप दोबारा काम नहीं करेंगे? नहीं, वो करने को तैयार है, वो उनको कोई और असाइनमेंट। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन के साथ ये भी कहा है कि मैं इस ओहदे से रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन मैं पीसीबी के लिए डिफरेंट रोल के लिए अवेलेबल हूं। ये साफ उन्होंने लिखा है। जी ये उन्होंने लिखा है, और बातें भी की जा रही है कि उनको एक और रोल दिया जाने वाला है। लेट्स सी वो होता है नहीं होता है। मेरा ये ख्याल है दानिश कि जो क्रिकेट बोर्ड को लोग चलाते हैं ना, उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए। देखिए यही लड़के होंगे, इन्हीं लड़कों में Ziku bhai, you've said that a couple of times by now। मैं याया की तरफ भी बढ़ना चाह रहा हूँ। याया सॉरी Ziku bhai, नाराज ना हो। नहीं आजकल आप नाराज बहुत हो रहे हैं Ziku bhai। अरे चंदा मैं कोई नाराज नहीं हूँ। जी याया, ऊपर से लेके नीचे तक कौन रहता है कौन जाता है आपकी नजर में? देखिए दानिश, रहना किसको चाहिए? सिर्फ ग्रांट लूडन को रहना चाहिए, जो कि इस टीम के साथ एसोसिएट हैं ट्रेनिंग के हवाले से, उनको टीम के साथ रहना चाहिए। उनके साथ पाकिस्तान भी, ये मेरी जाती राय, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसमें भी तो लड़के अनफिट रहे। देखिए बात दरअसल ये फिटनेस तो लड़के ने खुद लानी है, और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी आप बात करें ना, 26 अक्टूबर 2018 को ये क्रिकेट कमेटी बनी थी जिसमें बड़े बड़े नाम थे, और उस क्रिकेट कमेटी को संजीदा लिया ही नहीं इस क्रिकेट बोर्ड ने। ये नहीं कह सकता कि नजम अजीज सेठी ये क्रिकेट कमेटी बनाए गए थे। ये क्रिकेट कमेटी बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह एहसान मानी साहब ने, और इस क्रिकेट कमेटी को बनाकर रद्दी में कागज आप फेंक देते ना, वैसे फेंक दिया था आपने। अब इस क्रिकेट कमेटी को आप इस्तेमाल करेंगे, वो जो नहीं होता कुर्बानी आती है तो आप बोहदे निकाल लेते हैं, छुरी तेज करते हैं, अब इसको आपने गर्दनें उड़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो बात दरअसल ये सिर्फ मजाक होगा। लेकिन किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए, खिलाड़ियों के हवाले से बिल्कुल सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं। हफीज के हवाले से पर्टिकुलरली मैं आपको बता देता हूं, उनको बुलाना चाहिए, क्योंकि 2023 का तो वर्ल्ड कप वो खेलेंगे नहीं। लेकिन जो गलती आपने 2015 वर्ल्ड कप में की थी, वर्ल्ड कप के फौरन बाद आप शाहिद आफरीदी रिटायर हो गए थे, मिसबा रिटायर हो गए थे, आपने यूनुस को भी टीम से निकाल दिया था। खमियाजा आपको ये हुआ था कि आप बांग्लादेश से सीरीज 3-0 से वनडे हार गए थे और आपकी वनडे रैंकिंग डिप कर गई थी। आपको मुस्तकबिल की चीजों को भी देखना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम में ये मेरी जाती राय है कि मेरा मकसद है कि आप कहां यूनुस के साथ हफीज को मिला रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूं जो गलती आपने की थी यूसुफ भाई, मैं कह रहा हूं आप उनको बुला देखें। आप अच्छे प्लेयर को जब निकालेंगे वो गलती होगी। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें, आप कैसे कही जा रहे हैं कि उनको खिलाना चाहिए? यूसुफ भाई आप कहते हैं ना कि हमारे प्लेयर कुछ प्लेयर हैं जो सिर्फ एशियाई कंडीशन में, तो अभी आपने फिलहाल एशिया में भी तो 11 इनिंग में फ्लॉप हुए अभी। नहीं वो मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, टेस्ट तो छोड़ चुके हैं, मैं वो वनडे सीरीज की बात। वनडे में भी आप देखिए ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा चल, ये आपकी राय हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आपने मिकी आर्थर को तो रखना नहीं है, ठीक है, इसलिए वो आ नहीं रहे पाकिस्तान। कप्तान को मेरा ख्याल है आप रेस्ट करा देना चाहिए, आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे देखना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपको टीम मैनेजमेंट में किसको लेकर आना है। जो सबसे बड़ा मसला है इस क्रिकेट बोर्ड के साथ वो ये है कि वो जिसको बुलाते हैं उससे काम क्या लेना है ये इनको पता नहीं होता। जो आता है उसको ये नहीं पता होता मैंने काम क्या करना है। सबसे पहले तो ये करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, तौसीफ अहमद जो सिलेक्शन कमेटी में रहे, इकबाल वसीम हैदर, वजाहतुल अवास्ती, इससे पहले भी सिलेक्शन कमेटी रहे, इंज़मामुल हक, इन पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं 3 साल में। मिक्की आर्थर पर 7 करोड़ रुपए आपने लगाए। भाई सबसे पहले तो ये एक रेजोल्यूशन पीसीबी में पास होना चाहिए कि तौसीफ अहमद, इंज़मामुल हक, वसीम हैदर, वजाहतुल अवास्ती अगले 3 साल के लिए इनको कोई आप ओहदा नहीं देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर नए सेटअप की बात करते हैं तो बिल्कुल आपको नया सेटअप किसी को भी आप लेकर आए, मैं नाम ले दूंगा तो बोलेंगे भाई आया जनी साहब ने उन पे हाथ रख दिया।
बात दरअसल आप जिसको भी लेकर आए उससे प्लान पूछें, आपके पास आपकी आइटनरी होगी कि अगले 3 साल में आपने क्या सीरीज खेलनी है। आप उनसे पूछें कि आप क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, आप किस तरह टीम को लेकर चलेंगे, किस तरह टीम को बनाएंगे, आप लेकर जा सकते हैं। चले मैं नाम भी बता देता हूं, मुझसे अगर आप पूछते हैं आप यूनुस खान को इस टीम का हेड कोच बना सकते हैं, उनसे आप प्लान ले सकते हैं। अगर आप यूनुस खान को इस टीम का हेड कोच बनाएंगे तो आपको बैटिंग कोच की जरूरत नहीं होगी। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ बैठे हैं, इनको आप टीम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, T20 भी खेलें, वनडे भी खेलें, टेस्ट भी खेलें, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग, दोनों शोबों को ये कवर कर सकते हैं। व्हाई नॉट आप सकलैन मुश्ताक को क्यों नहीं लेकर आते टीम में? आप कहते हैं कि आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है टीम में, सकलैन मुश्ताक से बेहतर ऑप्शन आपके पास हो नहीं सकता। नहीं मगर यार मैं थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, हम तो ये अपॉइंट करने की बात करें तो पहले तो हमें ये फैसला करना है कि जो लड़कों को पिक करते हैं जाके सेलेक्टर, वो कौन होंगे जो कि ग्राउंड में बैठ के काम करें। हमारे यहाँ मोहसिन खान को अगर सेलेक्टर बनते हैं तो इससे पहले भी थे, वो जब T20 का चल रहा था मैच, हम सुपर से कवर कर रहे थे, वो ग्राउंड पे नहीं आते थे। तो हमने एक और चीज अच्छी बात कर दी आपने। देखें अब एक चीज आपको तय करनी होगी कि T20 की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान सुपर लीग की कोई टेस्ट मैच नहीं खेलेगा। आपने ये नहीं है कि हारिस सोहेल तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खेल नहीं रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कर रहे हैं, वो खेले जा रहे हैं। आपने खिलाया फहीम अशरफ को, तीनों फॉर्मेट में डाल दिया, खिला नहीं रहा उसको। भाई बाबर आजम अगर नहीं खेल सकते टेस्ट क्रिकेट तो आप उनको साइड में करें, कड़वे घूट पिए, आप उनको वनडे। भाई जब तक आप खिलाड़ियों को भूख नहीं लगाएंगे, जब वो तीनों फॉर्मेट में मौजूद है, ट्रैवल कर रहा है, तो उसको कोई मसला ही नहीं है। और आप हर 6 महीने के बाद खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को असेस करें। और जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर नीचे चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं पैसे कटने चाहिए। मैं तो हर 3 महीने के बाद कह रहा हूं, आप 6 महीने तो बहुत लंबा ले गए। मैं तो कहता हूं हर टूर के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस मैच विनिंग नहीं है, आप उसको A से B में लाएं, जिसने दी है परफॉर्मेंस मैच विनिंग उसको A में लाएं। एक और चीज सिकंदर बख्श साहब, 6 एक्स क्रिकेटर्स की एक कमेटी भी बनानी चाहिए जिसमें मोहम्मद यूसुफ की भी आप खिदमत हासिल कर सकते हैं, और पेड होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि बस कमेटी में आ रहे तो 10,000 रुपए मिलेंगे, इनको भी पैसे देने चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। अगर कुछ जैसे सिलेक्शन पे हम बात कर दे कि भाई शोएब मलिक, तो भाई वो भी बुला के पूछे ना, आपने रख गया बीच में जो कोचेस का नाम लिया, बिल्कुल ठीक लिया। यूनुस को होना चाहिए, अब्दुल रज़ाक को होना चाहिए, सकलैन को होना चाहिए, बेहतरीन बात की है। ऐसे लोग ही आगे आने चाहिए, बेहतरीन बात की। और जरूरी इसके साथ ये भी है यूसुफ भाई कि जो भी अपॉइंट हो रहा है, फिर वो फील्ड पर टाइम स्पेंड करे, वो अपनी अवेलेबिलिटी दिखाए और वो टाइम लगाए। दूसरी चीज दानिश, कि जो लड़का जो भी सिलेक्टर बने, वो खुदा के लिए वो जाके फ्रेंचाइज की सिलेक्शन ना करे। हाँ, वो किसी फ्रेंचाइज के साथ ना इन्वॉल्व हो, इंटरेस्ट बटे में नहीं होने चाहिए। बढ़ जाता है यार। जी आप ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कल्चर के लिए। फर्स्ट क्लास के मैच देखिए, जितने भी फर्स्ट क्लास के मैचेस जहां पर भी हो रहे हैं यूसुफ भाई, ये सेलेक्टर्स वहां पर मौजूद हों। देखिए एक चीज मैं कहूंगा, ये 4-5 साल से मैं कह रहा हूं कि T20 से बैट्समैन उठाना सबसे बड़ी हमाकत है। T20 से आप बॉलर उठा सकते हैं, T20 से आप बैट्समैन ना उठाएं, बैट्समैन फर्स्ट क्लास से उठाएं। और ये भी देखना है कि वो लड़का किन पिचेस पर, किस सिचुएशन में, किन बॉलिंग के खिलाफ रन्स कर रहा है। ये नहीं हो कि आप देखें ये तो 8 साल जी 1200 कर रहा है, 1300 कर रहा है, और वो आ रहा है जी 5वें नंबर पे स्पिनर पे रन्स कर रहा है, उसको आते ही स्पिन खेलना है, फास्ट बॉलर पर उसको मुश्किल होती है। तो ऐसे प्लेयर नहीं उठाने, ये भी मुश्किल हो, ये लाइबिलिटी बन जाती है क्रिकेट बोर्ड पर, सिलेक्टर्स पर, जो ऐसे प्लेयर रन्स कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी मीडिया पे बात चल रही होती है कि उन्होंने 1500 रन्स कर दिए पिछले साल भी, इस साल भी। नहीं, इसको जाके देखें, जिन प्लेयर्स को चांस है कि ये खेल सकते हैं, उनका हर मैच जाके देखें। मगर यूसुफ एक बात बताओ भाई, एक और चीज भी, आपने मिकी आर्थर को $16,000 महीने के दिए, इंजमाम उल हक 15 लाख रुपए ले रहे हैं, अजहर महमूद 12 लाख रुपए ले रहे हैं, 15 लाख, ग्रांट फ्लावर 10 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं। तो भाई जब हमारे क्रिकेटर को रखे ना, तो फिर उनको भी इसी तरह पैसे दें। ये नहीं कि अपने, ये तो सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर वालों को आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। अब वसीम खान आए, इनके ऊपर महीने के 25 लाख रुपए खर्च होंगे। ये करेंगे क्या वसीम खान साहब? अभी खुलासा हो जाएगा उसका, साल के 3 करोड़ रुपए लेंगे। ये बहुत जरूरी बात है याया कि आपकी जो घर की मुर्गी है वो आपके लिए दाल बराबर है, हालांकि वो मुर्गी से भी ज्यादा टेस्टी है, लेकिन आप उसको दाल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये तो ज्यादती वाली बात है। किसी भी क्रिकेटर को जो जेन्युइन है, जैसे अभी यूनुस का नाम लिया है, या इंजमाम भाई, बिल्कुल उसकी एक वर्थ है अपनी। अच्छा एक मिनट, मैं आप लोगों से सीखूं भाई, एक मिनट। जैसे अब्दुल रज़ाक, अगर ऐसे बड़े प्लेयर आते हैं तो इनके लेवल के हिसाब से पैसे दे। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बोर्ड के पास पैसे नहीं है, बहुत पैसा है, क्रिकेटर की वजह से आता है। अच्छा, और ऐसे प्लेयर्स को देना भी चाहिए, उनका कैलिबर ये है। अभी यूसुफ, जो मैं बात करने वाला हूं, अभी हमारा क्रिकेट का सिस्टम बदलने वाला है, ठीक है?
आपने ये फैसला कर लिया है कि पंजाब की 3 टीमें बनेंगी, साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, आई डोंट नो सेंट्रल पंजाब। 2 पंजाब है, सिर्फ 2। सुन तो लो, 2 भाई। इस्लामाबाद भी तो पंजाबी है, वो क्या है? नहीं, वो फेडरल एरिया की टीम होगी सर। मगर वो पंजाबी तो है ना। ज्यादा आप फेडरल एरिया की टीम, उसमें आजाद कश्मीर होगा, उसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद होगा। बस ठीक है, तो वो पंजाबी है ना। 3 पंजाब की, कराची की सिर्फ एक। सुन तो लो यार, यूसुफ सुन लो यार मेरी बात। ठीक है, माफी मांगता हूँ भाई, पंजाब की 2 टीमें, पंजाब बहुत बड़ा प्रोविंस है, बात करनी चाहिए। कराची की एक टीम, ठीक है। अभी आप कराची के लड़कों का नाम गिनवा दें, कौन होंगे उसमें? वही खुर्रम मंजूर होगा, वही फवाद आलम होगा, वही मतलब एक फैसल इकबाल के एक भाई खेलते हैं, पता नहीं वो अभी खेल रहे नहीं खेल रहे, वो होंगे। वही लड़के होंगे जो पिछले 8-9 साल से खेल रहे हैं। वही लड़के जो है वो आगे जाके 2-3 साल और खेलेंगे। तो क्या तब्दीली आ गई? नहीं, मसला इस पूरे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है नया रज़ाक भाई, इसमें मसला ही सबसे बड़ा ये है क्योंकि टीमों की तादाद कम हो गई है। हमें ऐसा ना हो कि प्लेयर्स बेचारे और ज़्यादा मजबूर हो जाएं, और ज़्यादा परेशान हो जाएं, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा निगलेक्ट होना शुरू हो जाएं, क्योंकि इवेंचुअली टीम में वही लड़के आते हैं जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं। चाहे हम 2nd-3rd टियर की भी बात करें तो जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं वही हमें बारहा नज़र आते हैं। टैलेंट कहाँ जाएगा फिर रज़ाक भाई? ओवरऑल देखा जाए तो जितने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं बड़े परेशान हैं, और जिनके कॉन्ट्रैक्ट थे डिपार्टमेंट के साथ उनके वो ख़त्म हो रहे हैं, जो परमानेंट थे वो अपनी सीटों पे बैठ रहे हैं। तो जो एक स्ट्रक्चर था फर्स्ट क्लास का, हमारा जो प्लेयर खेलते थे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, ये सिस्टम ये लेके आ रहे हैं, पर इसमें क्राइटेरिया वही आ जाता है कि फर्स्ट क्लास के प्लेयर करेंगे क्या? कौन से नए प्लेयर आएंगे, या वो पुराने जो डिपार्टमेंट से खेलते वो उनकी सिलेक्शन होगी? मैं नहीं समझता कि जो डिपार्टमेंट से खेलते थे वो इन जो सिस्टम लेके आ रहे हैं परफॉर्मेंस का, ये इसमें खेलेंगे। ये मुझे नहीं लग रहा कि उनको मौका दिया जाएगा। पर काफ़ी क्रिकेटर जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल वो देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी को बाहर के मुल्कों में उनको को मिल रही है या कोई जाना चाह रहे हैं। तो मेन वही आ जाता है कि आपके फाइनेंस जो है कितना को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है कि फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड है वो उस तरह नज़र ना आए जैसा डिपार्टमेंट में नज़र आता था। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से यूसुफ भाई बहुत आपका क्रिकेट का सिनेरियो डेवलप हुआ था, बहुत सारे लड़कों को मौका मिलता था। जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी, जितने ज़्यादा लड़के हमें नजर आएंगे खेलते हुए, उतना फ़ायदा है हमारे लिए। टीमें कम हो जाएंगी तो टैलेंट ही ज़ाया होगा आपके मुल्क। ये बात वैलिड है कि थोड़ी टीमें कम होंगी, प्लेयर्स को मौका कम मिलेगा, लेकिन इसको ये कर सकते हैं 8 टीमें कर लें और इनके नीचे 8 टीमें और बना लें। हाँ, जिससे ये है कि आप 16 टीमें हो जाएंगी और उन सबको मौका भी मिल सकता है। एक लेवल 1 हो जाएगा, एक लेवल 2, जैसे इंग्लैंड में होता है, उनमें ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास भी होती है और ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास भी होती है। ये होती फर्स्ट क्लास ही है। इस तरह टीमें बनाई और सबको पैसे मिल रहे होते हैं। तो देखिए, इमरान भाई बहुत बड़े प्लेयर है, अगर वो कोई प्लान दे रहे हैं एक बार करने में क्या हर्ज है? आपने 8 दफ़ा प्लान चेंज किया फर्स्ट क्लास फॉर्मेट का, एक दफ़ा अगर उनके कहने पे चेंज हो जाएगा तो सर, क्या इस प्लान का मसला ये है कि इस वक्त अगर 10,000 बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और इस प्लान के बाद 4,000 बच्चा क्रिकेट खेलेगा तो 6,000 बच्चे, एक पूरी जनरेशन आपकी ज़ाया हो जाएगी। 8 टीमें कर लें ऊपर, 8 नीचे कर लें, लेकिन हो दोनों फर्स्ट क्लास, लेकिन लेवल 1 और 2 कर दें जैसे इंग्लैंड में। कुछ हल निकालना है किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो ये है। दानिश, आप बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, हम इस बारे में बात करते रहेंगे। सर, टाइम पूरा हो गया हमारे पास। सर, कराची की टीम बना भी ली है मैंने। ये वही लड़के हैं कि जो कि पिछले अगले घंटे में बात कर लेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। 73 रन बना लिए हैं बांग्लादेश ने, 2 खिलाड़ी उसकी पवेलियन वापस लौटे हैं। याद रहे, बांग्लादेश चेस कर रहा है 316 रन का हदफ। किस तरह ये मैच आगे बढ़ता है, जियो न्यूज़ पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। स्पोर्ट्स वर्ल्ड फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज।